नमस्कार। गिरिडीह के पुराने एवं लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनीष पाठक। खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 11,000 वोल्ट तार के गिरने से एक व्यक्ति और एक गाय की मौके पर ही हुई मौत। जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष ने बिजली विभाग से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास गिरिडीह पहुंचे। विभिन्न मुद्दों पर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर गिरिडीह के प्रबुद्ध नेताओं ने अपनी गहरी संवेदना की व्यक्त। गिरिडीह उपायुक्त ने कोविड-19 के मद्देनजर सभी संबंधित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च प्रबंधक कमेटी के साथ बैठक कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। 11,000 वोल्ट तार के गिरने से एक व्यक्ति और एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई। जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष ने विद्युत विभाग से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के गोलगो पंचायत रंगामाटी गांव में एक व्यक्ति व एक गाय की मौत 11,000 वोल्ट करंट के तार के चपेट में आने से हो गई। वहीं सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे एएसआई बीएन मुंडा व पुलिस के जवान शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह अस्पताल भेज दिया। इधर इस दर्दनाक मौत की सूचना मिलने पर जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष नूनूराम किस्कू ने कहा कि विद्युत विभाग की लापरवाही से आए दिन प्रखंड क्षेत्र में दुर्घटना होती रहती है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इस घटना की जिम्मेवारी विद्युत विभाग को लेनी चाहिए और परिवार को उचित मुआवजा देना चाहिए। पंचायत के ग्राम रंगामाटी में एक वृद्धा अपनी गाय को चरा रहे थे सुबह 8 बजे। तो गाय चराते समय 11,000 बिजली की तार अचानक गिरने से और एक गाय और वृद्धा को चपेट में लेकर घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और मृतक का डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम हेतु गिरिडीह भेजा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास गुरुवार की शाम गिरिडीह पहुंचे। विभिन्न मुद्दों पर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास गुरुवार की देर शाम देवघर जाने के क्रम में गिरिडीह पहुंचे। भाजपाइयों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताया और कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा एक बड़ी पार्टी बनने जा रही है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है। पूर्व मुख्यमंत्री ने हेमंत सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अब राज्य की जनता भी कह रही है कि उन्हें हेमंत सरकार चुनकर गलती किया। राज्य में बिजली की हालत खराब है, जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में झारखंड में रघुवर सरकार ने जो काम किया है उसे हेमंत सरकार ने 9 माह में बिगाड़ कर रख दिया है। सत्ताधारी दल के नेता अब जमीन लूटना शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, बालू कोयला की लूट भी शुरू हो गई है। आगे पूर्व मुख्यमंत्री ने भीम आर्मी को समाज और देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला बताते हुए कहा कि भीम आर्मी में अधिकांश मुस्लिम हैं जो दलितों को हिंदू समाज से भड़का रहे हैं। भीम आर्मी की मंशा को हमारी सरकार ने पूरी तरह विफल कर दिया था। भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं को अटूट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि अब इस देश को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। इस अभिनंदन समारोह में जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय साबादी, जयप्रकाश वर्मा, भाजपा नेता लक्ष्मण स्वर्णकार, चुन्नू कांत, संजीत सिंह पप्पू, संदीप डेंगायत, सुरेंद्र बर्मन, नीतू सोला, किरण पांडे, सुखदेव साव, देवराज समेत काफी संख्या में भाजपाई मौजूद थे। जिला के अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी के नेतृत्व में
जो अभिनंदन समारोह में आपने अभिनंदन किया, इसके लिए मैं पूरी जिला कमेटी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझ जैसा एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। ये पार्टी ने जो जिम्मेदारी, जो सम्मान दी है, जो प्रतिष्ठा दी है, मैं मानता हूं कि ये सम्मान, ये प्रतिष्ठा मेरी नहीं, झारखंड के एक एक पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की सम्मान। एक चाय बेचने वाला का बेटा भी इस देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत का एक बार नहीं, दोबारा देश का प्रधानमंत्री बना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक महान पार्टी, एक विशिष्ट प्रतिष्ठा वाली पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी कोई साधारण दल नहीं। हमारा भारतीय जनता पार्टी एक मिशन लेकर चलने वाली पार्टी, और मिशन हमारा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास एंड गुड गवर्नेंस, सुशासन। 5 साल के कालखंड में झारखंड का जो विकास का एक खाका इन्होंने तैयार किया था, वह धरती पर उतरने का काम हुआ। और ये 9 महीने के अंदर इन्होंने जितने जन कल्याणकारी योजनाओं को झारखंड के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो इन्होंने शुरुआत किया था, इस 9 महीने की सरकार ने उन सारे कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया। चाहे वो महिलाओं का 1 रुपये का रजिस्ट्री का काम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना हो, चाहे गरीबों का विधवा पेंशन हो, चाहे जितने तरह का कल्याणकारी योजना था, इनके कालखंड में एक भी ऐसा कोई प्रखंड नहीं था जहां पर नए भवन का निर्माण नहीं हुआ। कोई ऐसा जिला मुख्यालय नहीं था जिनको नया सुसज्जित आधुनिक जिला भवन नहीं मिला। लेकिन इस तरह के 9 महीने के इस कालखंड में एक भी विकास का योजनाओं का शुरुआत नहीं किया गया, बल्कि जो योजनाएं इनके कालखंड में बड़े बड़े योजनाओं को जो इन्होंने प्रारंभ किया था, उनका आज तक भुगतान 9 महीने के अंदर नहीं किया गया। में जाएं, गलियों में जाएं, कस्बों में जाएं, और एक बार फिर से जिस प्रकार से जनता में एक असंतोष का माहौल पैदा हुआ है सरकार के प्रति, उसी असंतोष को हम सब जनता के सामने रखने का काम करें। क्योंकि जनता खुद चर्चा कर रही है, हम उन विषयों को केवल बैठ के चर्चा करें, बात करें, और भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से जनता को लाभ पहुंचाया था, उन विषयों को जनता के सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही कम समयों में, जैसा कि माननीय महोदय ने कहा कि 21 में या 21 के अंत में या प्रारंभ में नई सरकार झारखंड में हम सबको देखने को मिल सकती है। निश्चित रूप से हम सब लगेंगे, युवा साथी लगेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और सारे नेता लगेंगे, तो हम सबको ऐसा दिन देखने को मिलेगा। दूसरे दल के लोग, खास करके जो जंगल और जमीन की बात करने वाले लोग हैं, वो निश्चित रूप से ये सिद्ध कर दिए हैं कि उनके लिए राजनीति केवल और केवल व्यवसाय है, केवल और केवल एक अवसर है सत्ता में लूट मचाने के। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज इस मौके पर हमको संकल्प लेना चाहिए कि जिस विरासत को आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिस विरासत को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, जिस विरासत को आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने आगे बढ़ाया है, आदरणीय रघुवर दास जी ने आगे बढ़ाया है, अर्जुन मुंडा जी ने आगे बढ़ाया है, उस विरासत को हमको आगे ले जाना है। उसको बताना है लोगों को कि देश की अगर कोई सेवा कर सकता तो वो भारतीय जनता पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो सेवा कर सकते हैं। और जिनको मलाई खाना है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब उनका दिन लगने वाला है। और फिर से एक बार मैं दावा कर सकता हूँ, झारखंड में अच्छे दिन आने वाले, लेकिन ये केवल ऐसे कह देने से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही के रूप में गाँव में जाए, कस्बों में जाए, विश्राम करें। निश्चित रूप से अभी हम पूरी दुनिया एक विपरीत परिस्थिति से जूझ रही है, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया कि कोविड-19 अगर एक बड़ी चुनौती के रूप में
देश के सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको अवसर में बदल दिया और ये सिद्ध कर दिया कि चुनौतियां चाहे कुछ भी हो, हम उसको अवसर के रूप में बदल देंगे। गिरिडीह उपायुक्त ने कोविड-19 के मद्देनजर सभी संबंधित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं चर्च प्रबंधक कमेटी के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर जारी दिशा निर्देश के आलोक में उपायुक्त द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर गिरिडीह जिले अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में अवस्थित प्रसिद्ध मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं के आवागमन, रखरखाव समस्याओं के समाधान को लेकर जिले के सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा प्रबंधकों सदस्यों के साथ बैठकर आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि अनलॉक 5.0 से संबंधित दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल खोले जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में सबसे महत्वपूर्ण है कि मंदिर में एक साथ 50 लोगों को जाने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए कम से कम 6 फीट की दूरी श्रद्धालुओं के बीच में अनिवार्य रूप से रहेगी। इसके अलावा मंदिर प्रांगण की साफ सफाई करने की आवृत्ति को बढ़ाने में मंदिर की सफाई कर्मियों को मास्क पहनकर साफ सफाई करने एवं सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। उपायुक्त ने जिले के सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा प्रबंधकों से अपील करते हुए कहा कि धार्मिक परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं और पुजारियों के द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, यह सुनिश्चित किया जाए जिससे कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाले स्थानीय श्रद्धालुओं को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के तहत ही अंदर आने की अनुमति दी जाए। साथ ही मंदिर परिसर की नियमित रूप से साफ सफाई, सैनिटाइजेशन करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए थर्मल स्क्रीनिंग तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के अलावा स्वास्थ्य संबंधी अन्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मंदिर टाइम स्लॉट के माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर गिरिडीह के प्रबुद्ध नेताओं ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर गिरिडीह के प्रबुद्ध नेतागण उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। लोजपा के राष्ट्रीय नेता राजकुमार राज, बार एसोसिएशन के सचिव सह भाजपा नेता चुन्नू कांत, मेयर सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश राम, पूर्व विधायक सह भाजपा नेता निर्भय कुमार शाहबादी, भाजपा नेता लक्ष्मण स्वर्णकार ने निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। रामविलास पासवान एक व्यक्ति नहीं, एक अध्याय थे। रामविलास पासवान एक युग थे। रामविलास पासवान राजनीति के हस्ताक्षर थे। रामविलास पासवान एक बड़ी शख्सियत थे और रामविलास पासवान के जाने के बाद एक राजनीतिक शून्यता आ गई है, जिसको दलित नेता में उतना बड़ा नेता आज तक अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के बाद रामविलास पासवान, जिसने भारत रत्न दिलाने का काम किया बाबा साहब अंबेडकर को, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर छुट्टी दिलाने का काम किया और वहीं स्वर्णों के लिए भी 10% आरक्षण के लिए पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मुखर रहे। रामविलास पासवान के जाने के बाद हम लोग जो है काफी दुखी हैं। एक हमारा गार्जियन, अभिभावक, पिता तुल्य, पिता का प्रतिबिंब उसमें उनमें देखते थे और आज हम बहुत दुखी हैं इस मौके पर। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। देखिए, रामविलास पासवान जी का निधन देश की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। रामविलास पासवान जी के जीवन को अगर देखें तो रामविलास पासवान को एक नाम नहीं था, वो एक संस्कृति थी और उन्होंने जिस जमात की, जिस बात की राजनीति की, तो लोग उन्हें दलित नेता के रूप में जानते थे और लोग मानते थे कि वो दलितों के नेता थे। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। रामविलास पासवान जी इससे इतर पूरे देश की राजनीति करते थे और विकास की जो स्केच, जो योजना उनके भीतर थी, वो अद्भुत था। मैं व्यक्तिगत तौर से उनसे कई बार मिला हूँ, मेरे व्यक्तिगत रिश्ते थे
देश के नुकसान के साथ साथ मैं ये अपना व्यक्तिगत नुकसान भी मानता हूँ। लेकिन जो विकास की बात, जो विकास की रेखा उन्होंने रची गढ़ी, जिसको आगे बढ़ाया, उसकी चर्चा हम केवल एक घटना हमको याद है। उस समय मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था और गिरिडीह कोडरमा रेल लाइन के लिए तत्कालीन सांसद ऋतुलाल प्रसाद वर्मा जी लगातार उसके लिए प्रयासरत थे। मेरे मित्र हैं जो लोजपा में रामविलास पासवान जी के साथ आरंभिक दौर से हैं, राजकुमार राज जी, मैं उनके साथ ही दिल्ली स्थित उनके आवास पर गया था और गिरिडीह कोडरमा रेल लाइन को कैसे वो बनाना चाहते थे, क्या क्या उसमें काम किया उन्होंने, वो तमाम सारी बातें रात को करीब 12 बज रहे थे उस समय उन्होंने बताया पूरी तरह से, और क्या चाहते थे, वो क्या करना चाहते थे। तो हमको लगा कि कितना बड़ा नेता हम जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए इतना समय निकाल सकता हो, तो ये उनका जज्बा था, सोच था, उनके अपने विचार थे। मैंने इसीलिए जिक्र किया कि आदमी जितना बड़ा हो जाता है उतना विनम्र हो जाता है। उसके एकदम पर्याय थे रामविलास पासवान जी। एक बार फिर हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर उनको शांति दे और उनके परिवार पर, समाज पर, देश पर जो क्राइसिस आया है, इससे निपटने में ईश्वर सबको शक्ति दे। इस देश ने एक समाजवाद से उत्पन्न राजनीति के धुरंधर, और जिस समय लोहिया जी, कर्पूरी जी, जयप्रकाश नारायण का था, उनके शिष्य रहे, आज एक देश ने एक वैसे राजनेता को खो दिया है। हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको अपने चरणों में शरण दें। देश ने उन्हीं का बनाया हुआ रिकॉर्ड जो आज तक है कि किसी उन्होंने 2 बार हाजीपुर लोकसभा से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके 2 बार विजयी हुए हैं, लोकसभा में पहुंचने का काम किए हैं। वो लगातार 8 वर्षों तक 8 बार लोकसभा के सदस्य थे और इस समय भी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य और इस केंद्रीय मंत्री थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री। जिस तरह से उस कोरोना के संकट काल में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ मिल करके उन्होंने पूरे देश के लोगों को अनाज जो निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास किया था, वो सराहनीय कदम है और इसको लंबे समय तक याद किया जाएगा। उन्हीं का स्लोगन लेकर के उन्होंने चला था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है, आज वो चिराग बुझ गया। भावभीनी श्रद्धांजलि। ये वरिष्ठ नेता और खाद्य आपूर्ति मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी का निधन हो गया। दिल की बीमारी से ग्रसित थे। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार शोक संवेदना प्रकट करते हैं। उम्मीद करते हैं लोजपा की जो राजनीति रही है, उनकी जो विरासत रही है, निश्चित रूप से चिराग पासवान जी जो उनके पुत्र हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और रामविलास पासवान जी के बारे में कुछ भी कहना, चूंकि मेरा पूर्व में उनका साथ रहा है, जनता दल से हम लोग इकट्ठे काम किए हैं, उनके काम करने की शैली को हम लोगों ने देखा है और जिस तरह से गरीबों के प्रति उनके दिल में दर्द, समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। आज हम कह सकते हैं कि भारत से एक ऐसे राजनेता चले गए जो गरीबों के प्रति उनके सच्ची सोच रहती थी, उनके उत्थान के बारे में लगातार संघर्षरत रहे। ऐसे समय में मैं उनको नमन करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवारजनों को इस दुख के घड़ी में सबलता। कल रामविलास पासवान जी
जो केंद्रीय मंत्री थे उनका निधन हो गया और निधन का समाचार सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ, इसलिए कि 1977 में हम जब एमएलए बने थे उसमें वो पहली बार वो भी सांसद बने थे और हम लोग एक साथ जयप्रकाश जी के आंदोलन में साथ थे और साथ रहे और उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। एक जो अनुसूचित जाति के हरिजन के महान नेता थे, उन नेता का निधन हो गया, इससे हमको काफ़ी मात्रा में गहरा दुख हुआ है। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे और साथ ही साथ उनके परिवार में दुख सहने की शक्ति दे। गिरिडीह उपायुक्त द्वारा एनआरएचएम के तहत जिला स्तरीय अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति से संबंधित बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त द्वारा एनआरएचएम के तहत जिला स्तरीय अनुबंध आधारित पारा चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति से संबंधित बैठक कर सिविल सर्जन को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि एनआरएचएम के तहत विभिन्न पदों पर रिक्तियां निकाली जाए ताकि योग्य अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जा सके। बैठक के दौरान सिविल सर्जन ने कहा कि एनआरएचएम के तहत गिरिडीह जिले में विभिन्न पदों पर योग्य अभ्यर्थियों के लिए पूर्व में 3 बार रिक्तियां निकाली गई थीं, जिससे कि योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की दिशा में कार्य किया जा सके। निकाली गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है। सिविल सर्जन ने कहा कि उपायुक्त के निर्देशानुसार पुनः एनआरएचएम के तहत होने वाली नियुक्तियों में योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की दिशा में कार्य किया जाएगा। योग्य अभ्यर्थियों को उनके शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर चयन किया जाएगा। सिविल सर्जन ने जानकारी देते हुए कहा कि एनआरएचएम के तहत निम्न पदों पर रिक्तियां निकाली जाएंगी: न्यूट्रिशन काउंसलर, कुक एंड अटेंडेंट, स्टाफ नर्स NBSU, स्टाफ नर्स NUHM, फार्मासिस्ट, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, स्टाफ नर्स NCD ANM आदि पदों पर रिक्तियां निकाली जाएंगी। बैठक में मुख्य रूप से सिविल सर्जन, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, जिला VBD पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, DHS गिरिडीह एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कृषि विधेयक काला कानून के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाने को लेकर गिरिडीह परिसदन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि कृषि विधेयक काला कानून के विरोध में हस्ताक्षर अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बूथ से लेकर देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। बिल के माध्यम से बड़े व्यापारी किसानों का शोषण करते हैं। मंडी बंद कर दिया गया है, इससे लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। रोजगार गारंटी योजना आज नहीं होती तो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाता। राज्य की हेमंत सरकार और खाद्य आपूर्ति मंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के प्रयास से ज़्यादा लोगों के बीच खाद्यान्न वितरण किया गया ताकि कोई भूखा न रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर राज चौधरी, अजय सिन्हा, उपेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। आज पूरे देश में किसान बिल, जो कि काला दिवस के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं, अब किसानों के प्रति जो अत्याचार हुआ है इस बिल को पास करने पर 3 बिल पास हुए हैं। एक छोटे है, एक मंझोले है, एक बड़े बिल है। इस बिल में कहीं ना कहीं ये उद्योगपति जो हमारे हैं बैठे हुए, उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम केंद्र सरकार ने किया है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक हस्ताक्षर अभियान चला रही है। जिला से लेके ब्लॉक से लेके बूथ तक हम लोग इस हस्ताक्षर अभियान के तहत पूरे देश में 31 अक्टूबर तक चलेगा। 3 अक्टूबर तक सारे लोग अपने अपने प्रदेश में जमा करेंगे। उसके बाद ये राष्ट्रपति महोदय के यहाँ 15 तारीख को हम लोग वहाँ पर राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारी नेतागण लोग देंगे। सबसे बड़ी समस्या आज देखने को मिल रहा है, ये बिल के माध्यम से आज जो शोषण बड़े व्यापारी जो करने वाले हैं, और आप देखेंगे कि सारा मंडी बंद कर दिया गया। अब मंडी नहीं रहेगा। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं एक मंडी में ले जाके बेचते थे, लेकिन आज वो कहाँ बेचेंगे?
और मंडी हटने से कितने बेरोजगार भी होंगे, लाखों लाख लोग बेरोजगार होंगे। जहां कोविड-19 के तहत हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आज वहीं पर लोगों को बेरोजगार करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। मगधपुर स्थित पूर्व विधायक आवास में कृषि बिल को ले एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रणविजय सिंह शामिल हुए। मगधपुर स्थित पूर्व विधायक आवास में कृषि बिल को ले एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रणविजय सिंह, पूर्व विधायक भाजपा नेता निर्भय कुमार शाहवादी, किसान मोर्चा के जिला संयोजक दिलीप वर्मा, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे शामिल हुए। सबों ने संयुक्त रूप से इस वार्ता में बताया कि विपक्ष के द्वारा जो किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है गलत है। यह बिल किसानों के हित में है। कृषि बिल के द्वारा केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए आज़ादी दी है। इस बिल से किसान अपना माल देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। इस बिल के पहले किसानों का माल बिचौलियों के द्वारा रकम तय कर बाजार में बेचा जाता था, लेकिन अब किसान अपने मनचाहा रेट में कहीं भी बेच सकता है। इसी के तहत गिरिडीह के 34 मंडलों में कृषि चौपाल लगाकर कृषि बिल के प्रति जागरूक किया जाएगा। 10 तारीख से 17 तारीख तक प्रखंडों और पंचायतों में जाकर जागरूकता फैलाने का काम भाजपा नेता करेंगे। इस मौके पर देवनाथ राणा, एजाज अहमद सोनू, महेंद्र वर्मा, संजय सिंह, अनूप सिन्हा, हरमिंदर सिंह बग्गा, संजीत सिंह पप्पू, सिंकू सिन्हा, प्रकाश दास, दीपक स्वर्णकार आदि उपस्थित थे। जो कृषि बिल आया है, जो पहले से जो चीजें बनी हुई थी, जो कानून बना हुआ था, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। वो है कि ये बात समझ लीजिए, जो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है एमएसपी के बारे में और कई तरह की भ्रांतियां किसानों में पैदा की जा रही है, जो पहले से बना हुआ है वो बना हुआ है, उसमें कहीं कोई नहीं है। अगर जिनको ये नहीं अच्छा लग रहा है तो अपनी पुरानी नीति पर चल सकते हैं। नई नीति में सरकार ने किसानों को स्वायत्तता दी है, एक तरह से स्वतंत्रता दी है। बांध के रखा गया था किसानों को कि आप किसी इतने ही दायरे में रह सकते हैं। हमने उन्हें आज़ादी दी है। आप बताइए कि 70 साल के आजाद भारत में सब आजाद हुआ, किसान आजाद नहीं हो सकते। हम अपना फसल किसको बेचेंगे ये तय सरकार करेगी। फसल हम उपजाएंगे, मेहनत हम करेंगे और हम इसको कहाँ बेचेंगे ये कोई सिंडिकेट तय करे, कोई सरकार तय करे। मोदी जी ने इन परंपराओं को खत्म किया है। अगर नासिक वाले को नासिक में प्याज का मूल्य नहीं मिल रहा है तो झारखंड गिरिडीह बेचेगा, झारखंड के व्यापारी वहां से प्याज यहाँ लाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। आज किस तरह से केंद्र सरकार किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करने के लिए दिन रात प्रयासरत है, वही दूसरी ओर विपक्ष के लोग, ट्रैक्टर में सोफा लगाकर बैठने वाले लोग, वही ट्रैक्टर को सरेआम जलाने का जो कुत्सित प्रयास किया है। हम हल और बैल की पूजा करते हैं किसान, और हल बैल का नया रूप ट्रैक्टर आ गया। और उस ट्रैक्टर को नासमझी के तहत, सिर्फ होंडे प्रदर्शन करने के तहत उसको सरेआम जला दिया गया। जबकि मुझे नहीं लगता है कि जो कृषि बिल में है उसका प्रारूप भी वो लोग पढ़े हैं, उसमें किसका लाभ है, कौन उससे लाभान्वित हो रहा है, इसकी तनिक भी जानकारी उनको नहीं। 70 साल राज करने वाली पार्टी ने भी कृषि बिल लाने का प्रारूप तैयार किया था, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर कृषि मंत्रालय ने कृषि बिल को लाया है तो लोग छाती पीट रहे हैं, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं।
सभी जानते हैं। गांव हमारी आत्मा है और किसान हमारे आराध्य हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, वही हमारा पेट भरता है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में किसानों का सबसे बड़ा रोल है। इसलिए विपक्ष के द्वारा जो अर्बन नक्सली हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, जो वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, नाना प्रकार के दुष्चक्र कर रहे हैं और घोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उसका खंडन करते हैं, उनको धिक्कार करते हैं और ये उम्मीद करते हैं जो हमारे आगंतुक अतिथि आपको बताएंगे, निश्चित रूप से इससे कृषकों को लाभ है, लाभ होगा। मैं बताना चाहूँगा जो विपक्षी दलों के द्वारा कृषि बिल के संबंध में जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, इस भ्रम की स्थिति से किसानों सही वास्तविक चीज़ों को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा एक पखवाड़े का कार्यक्रम चलाया जाना है और इस कार्यक्रम में मंडल स्तर पर जो किसान बाहुल्य गांव है, मंडल है, उन क्षेत्रों में जाकर के किसानों के बीच में किसान चौपाल लगाने की व्यवस्था की जाएगी और वहाँ कृषि बिल के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि भाई जो कांग्रेस के लोग जिन्होंने 70 साल तक किसान क्या होते हैं, इनके सुख दुख क्या होता है, जिसके बारे में जितनी एक बात जो लोग नहीं बोलते, आज किसानों के हित में जो बिल आया है उसका विरोध पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रायोजित करके कराया जा रहा है। ये प्रायोजित में इसमें लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो बिचौलिया हैं। झारखंड जैसे प्रदेश में यह नहीं पता चल पाता है, लेकिन जो कृषि प्रधान प्रदेश है, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, उन क्षेत्रों में बिचौलियावाद इतना हावी है कि वहाँ के किसान अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकते, जिसको खत्म करने के लिए यह बिल लाया गया। माननीय नरेंद्र तोमर जी को भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद देती है कि कृषि विधेयक 2020 जो लाए हैं वह किसानों के हित में है। किसान पहली बार बिचौलिए से मुक्त होकर अपने फसल को मनचाहे स्थान पर बेच सकेंगे और इनकी जो बिचौलिया, इनका मुनाफा जो खा जाता था बिचौलिया, वह बिचौलिया से मुक्त होंगे। तीसरी थाना के सीएमआई तालाब के समीप चोरों ने घर से 50,000 नकदी, जेवरात और बर्तन पर हाथ साफ किया। मामले की जांच में पुलिस जुटी। तीसरी थाना के सीएमआई तालाब के किनारे मुन्नी देवी के घर से गुरुवार की रात को 50,000 नकदी सहित जेवरात और बर्तन की चोरी हो गई। इस घटना को लेकर थाना में आवेदन दिया गया है। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि मुन्नी देवी 55 वर्ष अपने पति बुधन रविदास के साथ सो रही थी। चोरों ने दरवाजा का ताला तोड़कर ड्राम में रखा नकदी 50,000, पायल व बर्तन चोरी करके ले गए। रात में आवाज सुनकर दोनों जब बाहर निकले तो दरवाजे का ताला टूटा मिला। वे करिए बुढ़वा बुढ़िया कखने ना बेटा पुतो खाइल देते, वे खातिर रख ले 11 बजे रात जाने हम सुत के उठे न तो हम पेशाब करके नहीं और हम ताला तीरे तकलिए सब हमारी ताला खुल गया, तकलिया रे बपाया लगल को आवाज ना दलिए, सब ढाई ढुकल को तो गाड़ी स्टार्ट कर लो, फिर सब भाग गलो, सब छिट छाट के। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में काल के नहीं आई लोग इंक्वायरी कर को। बेंगाबाद पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की। छापा मारकर जावा और महुआ को नष्ट किया। गुरुवार को बेंगाबाद थाना प्रभारी दीपक कुमार के नेतृत्व में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी
अभियान चलाया गया। प्रखंड क्षेत्र के गमतरिया, महुआर समेत कई जगहों पर छापामारी की गई, जिसमें 200 से 300 लीटर महुआ का दारू जावा को नष्ट किया गया। दारू बनाने वाली भट्टी को भी ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देशानुसार वह दुर्गा पूजा को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। इस छापेमारी अभियान में थाना प्रभारी दीपक कुमार, एएसआई राजेश कुमार, एसआई ओम प्रकाश चौहान समेत कई पुलिस जवान मौजूद थे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार जो है सो हम लोगों के द्वारा अवैध महुआ शराब और देसी शराब के विरुद्ध में छापामारी अभियान चलाया गया था, जिसमें महुआ, गमतरिया वगैरह क्षेत्रों में जो भी उस तरह का शराब बेचने वाले लोग थे, उन लोगों के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाकर करीब 200 लीटर महुआ जावा विनष्ट किया गया था। हम लोग आगे भी इस तरह का कार्रवाई करते रहेंगे। दुर्गा पूजा के मद्देनज़र भी लोगों से भी अपील है कि क्षेत्र में भी शांति व्यवस्था बनाए रखें और अगर इस तरह की कोई सूचना होती है तो पुलिस को खबर करें, हम लोग उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे। गाँवों में जल जीवन मिशन के तहत जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इसके तहत जागरूकता रथ को रवाना किया गया। गाँवा पंचायत भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जल जीवन मिशन के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद लोगों को जल संरक्षण, शुद्ध जल सहित जल से संबंधित अन्य बातों को लेकर जागरूक कराने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। बताया गया कि यह रथ लोगों को जल संरक्षण करने, आसपास साफ सफाई रखने, जल से होने वाली बीमारियों, शुद्ध जल के फायदे, बच्चों को खाने से पहले व शौच के बाद हाथ धोने, जनसंख्या के आधार पर पानी का प्रयोग सहित कई बातों को लेकर जागरूक करेगा। इसके साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि जल सहिया कर्मियों को जल की गुणवत्ता का जांच करना है और जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामों में बैठकर लोगों को जल से संबंधित बातों को बताना है। मौके पर सांसद प्रतिनिधि भगवान दास बर्नवाल, जिला परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी, बिरने मुखिया राजकुमार यादव, अजीत चौधरी, विजय यादव, ब्रह्मदेव विश्वकर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। जल जीवन मिशन के तहत इधर जो है नल के द्वारा जो पानी जो है पहुँचाया जाए, इसका जो है कार्य योजना जो है। तीसरी गुमगी पंचायत के आजसू नेता प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी आरटीआई द्वारा मांगी। तीसरी गुमगी पंचायत के ग्रामीण सह आजसू नेता बलबीर प्रसाद यादव ने पंचायत सेवक अशोक गोप के 2 वर्ष के कार्यकाल में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला सहित कई जानकारी हेतु आरटीआई के तहत मांग की गई। आरटीआई से मांग किया गया कि 2019 से 2020 तक प्रधानमंत्री आवास जिन लाभुकों को दिया गया उनका कच्चा मकान है या पक्का का मकान है, इस पर पंचायत सेवक का जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाए। लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास के लिए चयन किया गया उन लोगों का नाम, पता के साथ पूरी जानकारी दी जाए। मेरा कहना है ग्राम पंचायत गुमगी के जो पंचायत सेवक है अशोक गोप, वो जो है मतलब गुमगी पंचायत में हर लाभुकों से 20-20 हज़ार रुपये लेने का काम कर रहा है और सभी पक्का मकान जिसका बना उसी को आवास प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया जा रहा है। इसका मैं आरटीआई लगाया हूँ, जो हो सकता है 2-4 दिन में मुझे सूचना मिल जाएगी लाभुक। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए न्यूज़ बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी न्यूज़ लाइन टीम को इजाज़त। नमस्कार।